सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान धन्वंतरि की प्रार्थना लेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतं ऋतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरोद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशां विविधौषधीनां दातारमीशां विविधौषधीनां रागादित्मुगान् सततानुशतकान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् उत्सुक्यमोहारतिदा जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हे विद्याधिराज श्री गणेश, आज हम जो सुनने वाले हैं उसका हमें पूर्ण आकलन होने दीजिए। मेरा मन पूर्ण एकाग्र हो और आप ही हमसे अभ्यास करवा लीजिए, यह मेरी शरणागत भाव से प्रार्थना है। हे भगवान धन्वंतरी, हमारे तन तथा मन से रजतम का आवरण नष्ट होकर हमें इस विषय का आकलन हो और हमारे दैनंदिन जीवन में तथा रुग्णों की चिकित्सा करते वक्त इसका उपयोग हो, ऐसी हमारी शरणागत भाव से प्रार्थना है। आज दिनांक 2022 श्रावण अष्टमी, कलियुग वर्ष 5124। आज वैद्य दिलीप गाडगे सर हमें शुक्रशोधन महाकषाय इस टॉपिक पे मार्गदर्शन करेंगे। वैद्य दिलीप गाडगे सर ने अपना BAMS तिलक आयुर्वेद कॉलेज पुणे यहाँ से किया है। उन्होंने अपना MD अष्टांग आयुर्वेदा महाविद्यालय पुणे यहाँ से किया है तथा उन्होंने अपना PhD तिलक आयुर्वेद कॉलेज पुणे यहाँ से किया है। MD आयुर्वेद मेडिसिन में किया है तथा PhD आयुर्वेदा में की है। Sir is a well-known Vaidya practicing in Pune. Sir has over 35 plus years experience of practicing medicine in various hospitals and clinics. Sir is also working as Ayurvedic consultant at Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. Sir is specialist in Ayurveda consultant Panchakarma, cancer treatment, diabetes management, kidney failure. He worked as executive editor, principal investigator in a research project, namely Ayurvediya Triskanda Awards by the MV Kulhatkar Research Award by Khadiwale Vaidya Samshodhan Sanstha in November 1997. Atmaram Vaman Datar Shastri Award, late Vaidya Sri Shivnath Sharma Ayurveda Research Award. मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे का सेशन कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे
सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो शुक्रशोधन गण ये आज का अध्याय विषय है, आज का विषय है, तो उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जनरली ऐसा होता है कि निदान स्थान और चिकित्सा स्थान अलग अलग ग्रंथकार बताते हैं और निदान स्थान में जिस प्रकार से निदान किया जाता है उसके मुताबिक चिकित्सा स्थान में चिकित्सा आती रहती है और यही तरीका सभी ग्रंथों में प्रायः किया जाता है। लेकिन चरकाचार्य ने सूत्रस्थान की जो शुरुआत की है वो भी भेषज चतुष्क से शुरुआत की है और पहले औषध बताए हैं और उसमें काफी अलग अलग इस प्रकार के अप्रोचेस है। तो चौथा जो अध्याय है सूत्रस्थान का, महाकषाय संग्रह इस प्रकार का, उसमें चिकित्सा के दृष्टि से किस प्रकार से अलग तरीके से सोचा जा सकता है ये बात बताई है। वैसे चरक में निदान के अनुसार चिकित्सा तो आई है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी केवल चिकित्सा की दृष्टि से ट्रीटमेंट के बारे में वर्गीकरण करना ये भी उन्होंने किया है। तो 50 महाकषाय ये इस प्रकार का जो अप्रोच है उनका एक अलग देखने का तरीका है, उसका एक अच्छा नमूना उदाहरण है। और ये 50 महाकषाय एक विशिष्ट दृष्टिकोण से चिकित्सा में उपयोगी इस प्रकार से है। तो उन्होंने 50 गण इस प्रकार से बनाए हैं और डायग्नोस्टिक अप्रोच से अलग ये पूरा अप्रोच इस प्रकार का है और ये उसकी विशेषता इस प्रकार की है। तो ये 50 ग्रुप जो बनाए गए हैं, हर ग्रुप में 10-10 मेडिसिन है और एक कॉमन एक्शन उन 10 औषधियों की इस प्रकार की है। और ये जो दवाइयां हैं वो सेपरेटली उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर क्रिया के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो वास्तव में ये जो 50 महाकषाय इस प्रकार से बोलते हैं और इस प्रकार से हर महाकषाय में 10 औषधियां, तो 500 होने चाहिए। अंत में अग्निवेश ने सवाल पूछा है आत्रेय जी से कि न एतानि भगवान पंचकषाय शतानि पूर्यन्ते, ये 500 तो होते नहीं है, तानि तानि अंगानि ही उपप्लवन्ते तेषु तेषु गणेषु। तो एक ही वनस्पति या एक ही मेडिसिन अन्य विविध इस प्रकार के महाकषायों में शामिल है। यष्टि मधु जैसा द्रव्य 13 गणों में शामिल इस प्रकार का है, तो ये 500 नहीं होते हैं ये उनका कहना था। अत्रेय ने उसका उपहास किया है और न एतावता बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश, अग्निवेश जैसे बुद्धिमान शिष्य को इस प्रकार से पूछना ही नहीं चाहिए था, इस प्रकार का उनका जवाब आता है। और जब एक ही द्रव्य हमें ऐसा मिलता है कि जो बहुकार्य करने समर्थम स्यात् कस्ततः अन्य उपदेष्टुम उपधारयितुम, तो एक ही द्रव्य इस प्रकार का मिलेगा कि जो अनेक कार्य करने में सिद्ध होगा,
तो दूसरों की बताने की भी आवश्यकता क्या है और सुनने की आवश्यकता भी क्या है, इस प्रकार से। तो भेदता ही भेदते मध्यना अन्यथा भिन्नति, इस सूत्र के अनुसार हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से अगर हमारे सामने कोई मेडिसिन आता है कि यहाँ जीवनीय देने की आवश्यकता है, यहाँ संधानीय देने की आवश्यकता है, यहाँ विधान स्थापन करने की आवश्यकता है, यहाँ प्रजा स्थापन करने की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह, तो उस दृष्टि से ये वनस्पतियां या ये मेडिसिन उसमें है, तो उनका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम केवल उस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्शन चाहिए, 10 द्रव्य है जो ये एक्शन देने वाले हैं इस प्रकार के, तो सभी को इकट्ठा करके भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं कि मुझे शुक्र शोधन करना है, मुझे शुक्र जनन वगैरह इस प्रकार से कुछ करना है, पुरुष वीरजनीय पुरुष वीरेचनीय वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ करने हैं, या मूत्र वीरजनीय करने हैं। तो सभी द्रव्यों को मैं इकट्ठा इस प्रकार से करता हूँ और उसका प्रयोग करता हूँ। ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। तो चरकाचार्य ने ये 50 एक्शंस कि जो चिकित्सा के दृष्टि से उपयुक्त है, ये ढूंढ के इस प्रकार से निकालिए है। एतावंत ही अलम बुद्धिमताम अनुक्तार्थ ज्ञानाय। तो ये जो 50 है, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनुक्तार्थ समझने के लिए भी काफी है, और जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य है उनको व्यवहार के लिए सफिशिएंट इस प्रकार की है। In new diseases like cancer, AIDS, etc., one may identify such conditions and use this Mahakashaya accordingly. अभी एक बड़ी समस्या हमारी ऐसी है कि नए रोग जो उभर आ रहे हैं उनके बारे में हम कैसे सोचे। खास करके मेरी प्रैक्टिस मुख्यतः कैंसर में है, तो कैंसर के बारे में तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो अगर हम इन 50 क्रियाओं के द्वारा कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्रिया आवश्यक है, वो क्रिया आवश्यक है वगैरह इस प्रकार से, चाहे डिसीज कैंसर हो, एड्स हो या कोई हो इस प्रकार से, तो उसके आधार पर हमें सफलता मिल सकती है। तो रोगों की संप्राप्ति वगैरह ध्यान में लेना, उनके कारणों को जानना और उनके लक्षणों को जानना, उनकी अवस्थाओं को जानना और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना, ये तो आवश्यक है ही। लेकिन ये सब जहाँ डिफिकल्ट होता है वहां हम कार्यों के आधार पर चिकित्सा कार्यों के आधार पर कुछ चिकित्सा इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें हर गण में 10-10 औषधियां बताई है और हर औषध की एक अपनी अपनी खासियत है कि उसके रस क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, किन रोगोग्नता है, दोषगणता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और किन गणों में वो वनस्पति या वो औषध शामिल है, या त्रिफला वगैरह इस प्रकार से किन संयोगों में ये दाखिल है इस प्रकार से, और उसके मुताबिक हम चूज कर सकते हैं कि ये दवा इसमें ज्यादा अच्छी काम करेगी। अगर हमारे सामने 10 विकल्प है तो उनमें से कौन सी वनस्पति चुनने की ये हम सोच सकते हैं इसके आधार पर। else one all can be used for the specific action। नहीं तो केवल एक इस कार्य को अगर हम देखना चाहते हैं तो सभी को इकट्ठा कर दो, चाहे उसी गण के कषाय की उसको भावना दे दो और फिर उस एक्शन के लिए उसका प्रयोग करो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन पहला वाला जो है वो ज्यादा अच्छा अप्रोच इस प्रकार का इसमें है। हमने त्रिस्कंध कोश के ऊपर काम किया था, 19 बरस ये काम चला तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पुणे में, और इसके जरिए कोई भी एक औषध किन किन रोगों में
काम करता है ये जानकारी सामने आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो उससे जितने भी फॉर्मुलेशंस बनते हैं जिसमें ये औषध एक घटक द्रव्य है, वो भी सभी फॉर्मुलेशंस सामने आ जाते हैं। और उस फॉर्मुलेशन में अन्य कौन से घटक द्रव्य है, ये भी बस वहां इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये औषध कोश का एक हिस्सा है। हमने उसके आधार पर एक डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाया था, उसमें ये त्रिस्कंद कोश में ये बात की गई थी। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बोलूं कि 4 मूल ग्रंथ हमने लिए थे, चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। हर सूत्र को पढ़ा, उसका अर्थ समझा, उसके हर शब्द को अलग किया, और एक कंप्यूटर में 3 स्ट्रक्चर्स बने, हेतु कोश के लिए अलग, लक्षण कोश के लिए एक अलग और औषध कोश के लिए अलग, इस प्रकार से। इसमें हमारे लिए रोग और आरोग्य ये ज्ञेय थे जिनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, और हेतु ज्ञान, लक्षण ज्ञान और औषध ज्ञान, ये ज्ञान उस प्रकार का था। ये मूल संकल्पना वैद्य कोलटकर सर मेरे गुरु की इस प्रकार की है। अब इसमें ऐसा है कि प्रथमा और षष्ठी का सिंटेक्स हमने वहां पे प्रयोग किया था। जो ज्ञेय है उसकी षष्ठी विभक्ति और जो ज्ञान है उसकी प्रथमा विभक्ति उसमें रखी थी। तो ज्वर, कास, रक्त पित्त, ये सभी रोग या स्वास्थ्य, ये सभी हमारे लिए ज्ञेय है, तो उसकी ज्वरस्य इस प्रकार की षष्ठी बनी। और अगर अध्यशनम ये ज्वर का कारण है, तो हेतु है, तो उसकी प्रथमा विभक्ति अध्यशनम। अंगमर्दः ये ज्वर का लक्षण है, तो उसकी प्रथमा विभक्ति लंघनम, ये अगर उसकी चिकित्सा है तो उसकी भी प्रथम अविभक्ति। तो 3 कोश बने, और हर में ज्वर से यह पद कॉमन रहा। उसके जरिए जब हम 3 कोशों में से जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो ज्वर से के तवा, ज्वर से कानिलिंगानि, ज्वर से किम औषधम, ये सभी जानकारी इकट्ठा हो जाती है, तो एक रोग का त्रिस्कंदात्मक ज्ञान हो जाता है। तो ये मूल मकसद है ये सब कार्य करने का इस प्रकार से। और पूरा ग्रंथ इसमें समा गया है, ये 4 ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ इसमें समा गए हैं इस प्रकार से। तो कोई भी एंटिटी छूटती नहीं है, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे स्रोतस की बात हो, चाहे अग्नि की बात हो, सभी प्रकार के उसके रेफरेंसेस कि अग्नि के प्रकार कौन से है, मंदाग्नि के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, मंदाग्नि किसमें लक्षण है, किन किन रोगों में है, उसमें चिकित्सा क्या क्या आई है, वगैरह वगैरह, सभी बातें जो है वो त्रिस्कंद कोश के आधार पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हमने 3 कोश बनाए, हेतु कोश, लक्षण कोश, औषध कोश। हेतु कोश और लक्षण कोश 3200 पृष्ठों को 3 खंडों में है। औषध कोश 8000 पृष्ठों का 7 खंडों में है। इसके आधार पर हमने आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आयत निदान करके बनाया, और आयत उपचार ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाया। अब बात ये थी कि ये 19 बरस तक कार्य चलता रहा, लेकिन ये तीनों अलग अलग डाटाबेस इस प्रकार के बने। अभी मैं प्रातिपदिक कोश पर काम कर रहा हूं, और उसमें एक ही डाटाबेस, सिंगल डाटाबेस है, और प्रथमा षष्ठी को छोड़कर केवल साइंस के आधार पर ये एक दूसरे से संबंध एस्टेब्लिश किए गए हैं, और हम इसमें सभी आयुर्वेद ग्रंथों को लेना चाहते हैं। तो त्रिस्कंद कोश उसमें से उभर आएगा, ये कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में द्रव्य गुण कर्म कोश भी उभर आएगा, आहार ज्ञान कोश भी इसमें से उभर आएगा। और मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज आईसीडी को लेकर उसके बारे में आयुर्वेद की क्या राय है, आयुर्वेद में क्या ढूंढना है, ये भी हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चालू स्थिति से, वर्तमान स्थिति से ये जुड़ा इस प्रकार का जाएगा। ये लक्षण कोश का पब्लिकेशन है, मुरली मनोहर जोशी के हाथों हुआ था, और शंकरराव जी चव्हाण, डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर अयंगार इसमें मौजूद इस प्रकार के थे। मेरा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के हाथों सत्कार हुआ था, और मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और ये देवेंद्र त्रिगुणा
ये इसमें है, और बृहस्पति देव त्रिगुण ये भी इसमें शामिल इस प्रकार के है। ये आयुत निदान, ये हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था अर्जुन सिंह और शिवराज पाटिल के हाथों, और महाराष्ट्र के विलास चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख इनके हाथों ये औषध कोश का रिलीज हुआ था, और उन्हीं के हाथों मेरा सत्कार इस प्रकार का हुआ था। तो अब हम कैंसर की तरफ मुड़ते हैं। कैंसर एक क्लासिकल डिसीज है या न्यू डिसीज है, इसके बारे में काफी बहस चली आ रही है। बहुत सारे वैद्यों का कहना है कि नया डिसीज ऐसा कुछ होता नहीं है, और ग्रंथों में ही हमें सभी जानकारी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो रक्तार्बुद या मांसार्बुद ये ज्यादा नजदीकी रोग बीमारियां हैं हमारे ग्रंथों में से, लेकिन ये पूर्णतः अचिकित्सीय बताए गए हैं, उनके लिए कोई चिकित्सा बताई नहीं है, इनक्यूरेबल असाध्य बताए गए हैं। और सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ये ग्रंथि अपक्षी में जो आई है वो NHL वगैरह से मिलती जुलती इस प्रकार की है। और कुछ केसेस कैंसीए पैनक्रियाज के जो है वो गुल्म से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। तो ये काफी मुश्किल है मामला कि उसको हम समझ पाएंगे कि ये मूल ग्रंथों का ही विकार इस प्रकार का है। इस प्रकार से वैद्य बापू नानल जो पुणे में जाने माने आयुर्वेदीय प्रथित चिकित्सक इस प्रकार के थे, उन्होंने 27 विभिन्न अवस्थाएं बताई थी और उनका निदान उन्होंने अपने तरीके से वहां पे किया था। फिर भी वो वैक्रांत भस्म सभी मरीजों में प्रयोग करते रहे, तो उनके मन में भी ये था कि इसमें कुछ कॉमन इस प्रकार का है। The book picture of any disease rarely matches with actual patient. मैं अभी हजारों मरीज देख चुका हूँ, हर रोज 4-5 नए कैंसर के पेशेंट्स और 5-10 पुराने पेशेंट्स, फॉलो पेशेंट्स ये देखता रहता हूँ। तो बात यह है कि बुक पिक्चर पाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का, हर केस एक अलग अलग एक तरीके से सामने पेश आती है। तो अगर ये न्यू एंटिटी ऐसा हमें समझना है कैंसर इस प्रकार की, तो निदान पंचक क्या है? हमारे हिसाब में अगर नया डिसीज बताना है, जैसे अम्लपित्त, फिरंग, उपदंश, आमवात ये बाद में ऐड हुए हैं रोग, और कुछ हद तक उसका निदान पंचक देने की कोशिश कुछ कुछ रोगों में है, सभी रोगों में है, ज्यादा इस प्रकार से नहीं है। लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट जिस प्रकार से निदान पंचक देते हैं, उस प्रकार के निदान पंचक तो योग रत्नाकर, भाव प्रकाश भाष्य में नहीं मिलते हैं, ये तो बात सही है। फिर उनका प्रकार क्या है, क्लासिफिकेशन, उनकी अवस्थाएं क्या होती है, साध्या साध्यत्व क्या होता है, चिकित्सा क्या होती है, पथ्यापथ्य क्या होता है, ये सभी बातें काफी मुश्किल बताने के लिए इस प्रकार की है। तो ऐसे हालात में नए रोगों के बारे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बड़ी समस्या है। और अगर नई एंटिटी है तो उसको क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे, कर्करोग कहेंगे? कर्करोग तो कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। कैंसर कहेंगे तो शायद कैंसर के दृष्टि से जो एलोपैथी में विवरण है वो अप्लीकेबल होगा, और उसके आधार पर लोग थोड़ा आगे कुछ बढ़ सकेंगे। और जस्ट गो अकॉर्डिंग टू दोष एटसेट्रा विदाउट एनी नेम। विकारो नाम कुशलो न जुर्यात् कदाचन नहि सर्व विकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः। स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान कुरुते बहून, ये जो बात बताई गई है अष्टांग हृदय में, उस बात को ध्यान में रखते हुए केवल दोष धातु, मल, अग्नि, स्रोतस वगैरह का विचार करके कुछ ट्रीटमेंट प्लान की जा सकती है, ये भी बात हो सकती है।
फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लेट अस कॉल इट एज कैंसर। तो मैंने तो निर्णय कर लिया है कि मैं उसका कैंसर ही कहूंगा। मैं आगे नई संहिता लिखने के लिए कोशिश करने वाला हूं, तो उसमें अतः कैंसर निदानमाह अतः कैंसर चिकित्सितमाह, इस प्रकार से सीधे उसके निदान के बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो कैंसर नाम की जो एंटिटी एलोपैथी में वर्णित है, उसके बारे में आयुर्वेद किस प्रकार से सोच सकता है, ये हम उसमें बताने की कोशिश इस प्रकार के करेंगे। फर्दर डिस्क्रिप्शन इज ऑफ कैंसर पेशेंट्स एज डायग्नोज्ड बाय मॉडर्न मेडिसिन। तो उनके हिसाब में जिसको कैंसर कहा गया है, उन्हीं के बारे में आगे बहस होगी। तो कैंसर क्या है? तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, इस प्रकार से बताए जाते हैं। तो एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है, और फिर उसके अनियंत्रित इस प्रकार की वृद्धि होती रहती है, बाढ़ होती रहती है इस प्रकार से। तो इन दो एस्पेक्ट्स को लेकर अगर हम अपने तरीके से सोचेंगे, तो बिगिनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप्स एंड एनिमल फार्मिंग, ये एक मूल कारण कैंसर का इस प्रकार का है। विशेषतः जो संकरित गाय बताई जाती है, जर्सी या होल्स्टीन काऊ, उसमें एक जिसको A1 नाम से पुकारा जाता है, उसमें एक अलग प्रोटीन पाया जाता है, और इसके जरिए ऑटिज्म, जुवेनाइल डायबिटीज और कुछ हद तक कैंसर ये होते हैं। अब इसके लिए एक डॉक्टर वुडफोर्ड करके, डेविल इन द मिल्क, न्यूजीलैंड के डॉक्टर है, उनकी एक किताब है डेविल इन द मिल्क, अमेजोन पर अवेलेबल है, और एलोपैथी का पूरा रिसर्च उसके पीछे है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जुवेनाइल डायबिटीज जो बढ़ रहा है, उसके पीछे ये A1 मिल्क ये मुख्य कारण इस प्रकार का है। तो ये एक सो कॉल्ड मिल्क जो है, वो उसको बढ़ाने के लिए ये संकरित गाय का प्रचलन शुरू हुआ विदेशों में पहले, और फिर भारत में भी पहुंच गया। अब हम जो आमतौर पर दूध पीते हैं, वो A1 मिल्क होता है, वो अच्छा नहीं है। अभी फिर से इसके बारे में जागरूकता आ गई है, और A2 मिल्क का प्रसार चल रहा है इस प्रकार से। और इसी प्रकार से क्रॉप्स के बारे में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आ गई, और संकरित बीज उसको बेचने वाली कंपनियां आ गई इस प्रकार से। अब इन्होंने इससे जीन से खेलना शुरू किया, क्योंकि वो हर साल किसानों को बीज बेचना चाहती है। एक ही बार बीज बेच दिया और किसान उसको पहले तरीके से उगाते रहेंगे, तो कंपनी को कुछ फायदा नहीं होगा। और इसलिए उसमें जो फसल आती है, उसमें जो बीज निकल आते हैं, वो निर्बीज करने का इस प्रकार का प्रयास कंपनियों ने किया है। तो वो बोने से कुछ नहीं आएगा, आपको बीज हर साल कंपनी से खरीदना पड़ेगा, ये उसमें बात है। तो लॉस ऑफ रीजनरेटिव पावर लीडिंग टू लॉस ऑफ सीड बैंक्स। तो पहले जमाने में तो किसान जब नई फसल आती है, तो उसमें से जो अच्छा बीज है वो निकाल के रखता है, उसका एक पारंपरिक तरीका है, रक्षा में उसको रखते हैं इस प्रकार से, और फिर बाकी जो है वो प्रयोग में लाते हैं। ये सभी जो श्रृंखला थी वो बंद हो गई, हर बरस कंपनी से बीज लेना है इस प्रकार से, और उसकी रीजनरेटिव पावर नष्ट हो गई है इस प्रकार से, और उसकी जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है वो भी उसके साथ चली गई, वनस्पतियों की या प्राणियों की इस प्रकार से। तो नतीजा ये रहा कि ये आसानी से कीटकों द्वारा
लक्ष्य किए जा सकते हैं। और फिर फसल बचाने के लिए प्रोफिलैक्टिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो है वो प्रचलन में आ गई। नैसर्गिक खाद जो है गोबर वगैरह, गोबर गोमूत्र, ये कम होता गया और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गई प्रचलन में। और इससे बहुत सारे दुष्परिणाम हो गए हैं। एक तो जमीन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पानी प्रदूषित हो गया है। जो नैसर्गिक शत्रु है कीटकों के, वो भी नष्ट हो गए इस प्रकार से। और ये तो साक्षात जहर है, केमिकल्स है। तो 50-60 बरस पहले हमारा खाना पूरा नैसर्गिक ही था, वो पूरा बदल गया। और हम अपने ही आहार में जहर डालने लगे, खाने लगे इस प्रकार से। और पूरा पर्यावरण इसने दूषित इस प्रकार का कर दिया। और सबसे आम बात यह है कि इससे जो अननेचुरल म्यूटेशंस होने लगे, तो यहाँ केवल शुक्र धातु का हनन नहीं हुआ, शुक्र धातु की दुष्टि हो गई। अब एलोपैथी कहती है कि सभी लोगों में, केवल मानव में ही नहीं, प्राणियों में वगैरह भी ऑन्कोजीन्स है। अब जब एनवायरमेंटल चेंजेस इस प्रकार के होते हैं, बाकी कारण एडिक्शंस वगैरह इस प्रकार के साथ में होते हैं, हेरिडिटी होती है, तो तुरंत उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। और बाकी वनस्पति सृष्टि में भी कैंसर है और प्राणियों में भी कैंसर है। ये पेट एनिमल्स में तो स्पष्ट रूप से अभी दिखाई रहा है, डॉग्स, कैट्स वगैरह के बारे में। तो ये ऑन्कोजीन्स सभी में निर्माण हो रहे हैं और हर आदमी, हर पशु कैंसर का शिकार बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति है। तो लॉस ऑफ रिजेनरेटिव पावर विच कैन बी कंपेयर्ड विद फंक्शंस ऑफ शुक्र एंड ओजस। तो नॉन जनरेटिव इस प्रकार का अगर हम खाना खाते हैं जिसकी रिजेनरेटिव पावर चली गई है, तो वो खाने से हमारे रिजेनरेशन को क्या होगा? अभी एक बड़ी समस्या बताई जाती है कि ओलिगोस्पर्मिया, ये जो स्पर्म काउंट जो है वो कम होता जा रहा है। जो मिलियंस में होना चाहिए वो काफी कम हो गया है। और ये बड़ी चुनौती है, क्यों हो रहा है इस प्रकार से? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। स्ट्रेस वगैरह बाकी भी कारण है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये एक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का है। और शुक्र धातु अगर इस प्रकार के दुष्ट हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसके जरिए जो निर्माण भाव होंगे वो भी उसी प्रकार से एबनॉर्मल निर्माण होंगे। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने शुक्र शोधन गण का कैंसर रोगियों में खास करके प्रयोग करना आरंभ किया। तो शुक्र का जो रोल रीजनरेशन इस प्रकार का बताया है, वर्ण चिकित्सा में, वाग्भट में इसके बारे में निर्देश आते हैं। त्रिणाम तु स्मृति संस्पर्श दर्शनेश चलिते श्रुते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गे अवापनुयात, ये सूत्र है कि वर्णित है जिसको एक जख्म है, वुंड है, वो अगर उसके शुक्र का स्खलन होता है चलिते श्रुते इस प्रकार से, तो व्यवायज शुक्र की श्रुति जो मैथुन में की जाती है, उस प्रकार के परिणाम उसमें दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और इसलिए उसका रक्षण करना जरूरी है, क्योंकि वहां रीजनरेशन की आवश्यकता है। घाव भरने के लिए हमें नए धातुओं का उत्पाद वहां पे होना चाहिए। और ये
शुक्र का क्षय हो जाए तो ये उत्पाद ठीक तरीके से नहीं होगा, इसलिए वहां खास करके इसके बारे में निर्देश इस प्रकार का बताया है। तो वी कैन एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स शुक्र एंड रीजनरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। शुक्र का जो प्रधान कार्य है गर्भोत्पाद इस प्रकार का, वो पूरे हमारे जिंदगी में 3-4 बार, पुराने जमाने 10-12 बार होता था, लेकिन अभी तो 2-3 बार ही सही है। तो बाकी शुक्र का रोल क्या है? तो सभी धातुओं का पुनर्निर्माण करने का शुक्र धातु का कार्य है। और राजयक्ष्माक में जब प्रतिलोम संप्राप्ति बताते हैं कि क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, तो इसमें अगर शुक्र का क्षय हो जाता है तो पूर्व धातुओं का भी क्षय होने लगता है, प्रतिलोम संप्राप्ति होती है। तो इससे शुक्र का रोल स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र पुनर्निर्माण में काम करने वाला इस प्रकार का है, धातुओं के पुनर्निर्माण में काम करने वाला इस प्रकार का है। और अगर उसका क्षय हो गया या वो विकृत हो गया, यहाँ सिर्फ क्षय की बात नहीं होती है, यहाँ विकृत भी हो जाता है। और शुक्र से उत्पन्न होने वाला अंतिम जो ओज है वो भी इसी प्रकार से शरीर भावों के निर्माण में हिस्सा लेने वाला है। निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा देह संश्रया, इस प्रकार के बात बताई गई है। और सुश्रुताचार्य ने केवल ओजो क्षय नहीं बताया, ओजो विश्रंस और ओजो व्यापत ये भी बताए हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए शुक्र और ओजस ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं, और खास करके कैंसर की संप्राप्ति में इनका एक अहम योगदान इस प्रकार का रहेगा। वैद्य कोलटकर सर का एक कहना था असात्मय इंद्रियार्थ संयोग के बारे में, हीन और अतियोग ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पर्टिकुलर बॉडी एलिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या योग ये एबनॉर्मल बॉडी टिश्यूज को जन्म देता है। सो मिथ्या योग ऑफ व्यवाय कैन लीड टू कैंसर। मैथुन कब करना है कब नहीं करना है इसके बारे में जो निर्देश ग्रंथों में है, उसमें अगर मिथ्या योग इस प्रकार का हो जाता है तो फिर केवल क्षय से ज्यादा, अतियोग होने से शुक्र का क्षय हो जाएगा, अयोग होने से भी शुक्र का कार्य अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। लेकिन ये क्षय वृद्धि के रूप में हम समझ लेंगे, लेकिन जब मिथ्या योग होगा तो ये किसी दूसरे भाव को इस प्रकार से निर्माण करता है। परिषितान्न, विरुद्धान्न वगैरह जो है ये मिथ्या योग के उदाहरण इस प्रकार के हैं। इसी प्रकार ये एबनॉर्मल म्यूटेशंस जो है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग है और हाइब्रिडाइजेशन है, ये सभी मिथ्या योग इस प्रकार के होंगे, और उसके जरिए ये कैंसर जैसे बीमारियां फैल रही है। अब बात यह है कि अगर इस प्रकार से हाइब्रिडाइज्ड क्रॉप्स को हम सेवन करते हैं या जर्सी गाय का दूध सेवन करते हैं, जिसको खुद की इम्यूनिटी नहीं है, तो वो खाकर हमें इम्यूनिटी क्या मिलेगी? तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कोई भी रोग हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, और यही सिलसिला अभी चल रहा है इस प्रकार से। तो इसलिए हमें फिर से पारंपरिक खेती की तरफ मुड़ना है। नैसर्गिक खेती जो पहले थी उसी पर हमें जिक्र करना है, और देसी सीड्स का ही प्रयोग करना है, देसी बीज का ही प्रयोग करना है। तभी हम इससे सभी से बच पाएंगे। अभी खास करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सुभाष पालेकर जी ये काम कर रहे हैं, देसी गाय और देसी बीज का प्रयोग करके फिर से खेती का पुनरुज्जीवन करना, ये काम अभी कर रहे हैं। विदेशों में खास करके ऑर्गेनिक प्रचलन में शुरुआत हुई है उसकी, लेकिन ऑर्गेनिक में बीज देशी ही है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं है, बीज संकरित भी हो सकता है।
तो बेहतर ऑप्शन है कि देशी बीज का ही प्रयोग करेंगे और देसी गाय के ही दूध का प्रयोग करेंगे तो क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम ये कैंसर में एक अहम चिकित्सा हो सकती है, क्योंकि ये रसायन करने वालों में सबसे अग्रणी श्रेष्ठ है। तो मैं तो सभी कैंसर मरीजों को केवल दूध पे रखता हूँ, देशी गाय के दूध के ऊपर। Pesticides and chemicals have to be considered as toxins. We need to get back to organic fertilizers. Panchakarma and Vishagna Chikitsa is useful. Panchakarma is difficult in acute cases, but it can perform during disease-free state. तो वास्तव में पंचकर्म से शुद्ध होकर रसायन और वाजीकरण चिकित्सा देनी है, नहीं तो अगर वस्त्र को उसका ओरिजिनल कलर कुछ है, ब्लीच नहीं किया है, तो नया रंग उस पर बिठेगा नहीं। उसी प्रकार अशुद्ध शरीर है तो रसायन वाजीकरण उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए पंचकर्म करके रसायन वाजीकरण का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जो मरीज हमारे पास कैंसर के आते हैं वो बहुधा लास्ट स्टेज में ही आते हैं जब एलोपैथी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, आगे करने लायक कुछ नहीं रहता और मरीज निश्चित रूप से मरने वाला है, ऐसी स्थिति नौबत आ जाती है। तो दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं। मैं 36 बरस इसी प्रकार के मरीजों को ट्रीट करता आ रहा हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। 1 महीने में 2 महीने में मरीज मरने वाला है इस प्रकार से, और इम्यूनिटी बिल्कुल कम है, इतने सारे केमोथेरेपी के साइकिल्स हो गए होते हैं। तो ऐसे हालात में पंचकर्म करने के लिए कोई चांस नहीं रहता। इन कुछ मरीजों में एक डिसीज फ्री स्टेट आती है, ये सब होने के बाद, केमो वगैरह होने के बाद, उनमें शायद हम पंचकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन चिकित्सा वैसे ही सभी में देनी ही है, ये एक बात है। और क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम इस सूत्र के आधार पर मैं सभी मरीजों को देसी गाय के दूध पर रखता हूँ और जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध लेना है, ऐसा सुझाव देता हूँ। तो आधा लीटर से शुरू करके लोग धीरे धीरे दूध बढ़ाते जाते हैं और 10-12 दिन में 2-2.5 लीटर तक पहुंच जाते हैं। अगर ये स्थिति प्राप्त होती है तो मैं बताता हूँ कि ठीक है, आप मरेंगे नहीं, तुरंत तो मरेंगे नहीं इस प्रकार से। और फिर इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। ये दूध चालू रखते हैं और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं अगर भूख होती है तो मरीज काफी अच्छी तरीके से जी लेते हैं, मरते नहीं है। एक बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है। और जो 1 महीने में मरने वाला था वो 2, 5, 10, 20 बरस जिंदा रहता है, अच्छी तरीके से जिंदा रहता है। हमारी पहली केस थी, उसका लाइफ 15 दिन का बताया था, वो 33 बरस जिंदा रहा। तो शुक्र शोधन गण का इन सभी में प्रयोग मैं अभी कर रहा हूँ और ये कभी अलग अलग तरीके से करते हैं, कभी एक तरीके से करते हैं। तो कुष्ठ एलमालुक कटफल समुद्र फेन कदम्ब निर्यास इक्षु कांडेक्षु इक्षुरक वसु वसुक उशीराणी इति 10 इमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति। ये 10 शुक्रशोधन है। तो हर एक का अलग अलग है। कुष्ठम रोगाभयम दिव्यं कुबेरम पारिभद्रकम पारिहार्यम पारिभाव्यम उत्पलम पारिभद्रकम, 2 रखा है। कुष्ठम उष्णं कटु स्वादु तिक्तम शुक्रप्रदम लत, ते उष्णवीर्य कटु रसात्मक मधुर तिक्त रसात्मक भी, इस प्रकार से। हंति वातास्र विसर्प कुष्ठ कास मरुत्कफा, तो वातरक्त, विसर्प, कुष्ठ, कास और वात और कफ इनको दूर करता है। अब ये शुक्र शोधन गण में भी है और शुक्र प्रद भी है। तो शुक्र को बढ़ाने वाला इस प्रकार का भी है। मैंने ज्यादा कुष्ठ का प्रयोग इस प्रकार का
किया नहीं है, कोष्ठकोणिंजन नाम से मिलता है। तो शुक्र व स्रोतस के लिए स्वादुतिक्त इस प्रकार का औषध देना है, इस प्रकार से बताया है। तो इसको शायद हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये जरूर सोचते हैं। एलवालुकम एलेयम सुगंधि हरिवालुकम एलवालुकम एलालु कपित्थम कतरमीलितम एलालु कटकम पाथे कषायम शीतलम लघु। तो कषाय शीतल लघु और कटु विपाकी हंति कंडु व्रणच्छर्दी तृष्कासा रुचिरुद्रुजः बलास विषपित्तास कुष्ठमूत्र गदकृमि। तो फलश्रुति काफी वाइड है, लेकिन एल वालों का नाम से क्या मिलता है ये अभी पता नहीं चला बाजार में जो उपलब्ध है। तो संदिग्ध होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा इसका इस प्रकार से। कटफल आसानी से मिलता है। कटफल सोमवल्कश्च कैटज कुंभिकापि च श्रीपर्णिका कुमुदिका भद्रा भद्रवतीति च कटफलस्तुवरस्तिक्त कटुर्वातकफज्वरान् हन्तिश्वास प्रमेहार्षट्टास कंठामया रुचि। तो ये वातकफ ज्वर के बारे में बताया गया है। कास कंठामय, तो कंठामय के हिसाब से जो थ्रोट कैंसर के मरीज है इनमें ज्यादा इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। और तुवर तिक्त इस प्रकार के रस और कटु इस प्रकार के रस है। तो कटफल आसानी से उपलब्ध है, कटफल का लेप भी लगा सकते हैं। तो कुछ मरीजों में मैं इसका लेप बताता हूँ। और शुक्र शोधन गुण में है अभी मैस्टर गाइनेशिया, ये एक समस्या कुछ मर्दों में दिखती है कि स्त्री जैसे स्तन हो जाते हैं। तो उसमें लेप लगाने के लिए मैं कटफल बताता हूँ। वैसे ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए होता है और हार्मोन्स को ट्रीट करना ये आवश्यक हो जाता है। तो उसका कारण तो काफी है कि प्राणियों को, वनस्पतियों को हार्मोन्स दिए जा रहे हैं और ये सबसे अहम कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। तो केवल नैसर्गिक इस प्रकार का ही आहार लेना, ये बताना इसमें आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। खास करके चिकन जो है वो ज्यादा प्रचलन में है नॉनवेज में, और ये जो अभी चिकन मिलती है वो पूरी अनैसर्गिक इसी प्रकार की है। तो हमारे यहाँ वन कुक्कुट जो है उसका शायद प्रयोग हो सकता है, ग्राम्य कुक्कुट भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये ब्रॉयलर चिकन के बारे में तो सोचना ही बंद करो इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा और नैसर्गिक खाना ही खाना है, ये बात हमें बतानी पड़ेगी। समुद्र फेन एक अलग ही है, वनस्पतियों में समाविष्ट नहीं होता, समावेश नहीं होता इसका। कटफल म्हणजे काय फळ? तो समुद्र फेन हा फेनश्च हिंडीरोब्धिकपस्तथा समुद्र फेनश्च चक्षुष्यो लेखन शीतलश्च सा। तो ये चक्षुष्य है, लेखन और शीतल है। कषाय विषपित्तग्ना कर्णरुक कफ कफरुत्सर। तो लेखन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू में मैंने कटफल और समुद्र फेन इन दोनों का ज्यादा प्रयोग बहुत सारे मरीजों में किया था कि इसमें कैंसर में ट्यूमर की वृद्धि होती रहती है और उसको लेखन कुछ हद तक चाहिए इस प्रकार से। और कफरुत इस प्रकार का है, विष पित्तग्न भी है, तो ये काफी अच्छे तरीके है। और वैसे लंग कैंसर जो है वो शोणितपेन प्रभवा फुफ्फुसः, रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति इस प्रकार की होती है। अब समुद्र फेन कैसे निर्माण होता है, क्या होता है, इसके बारे में काफी बहस चलती रहती है।
लेकिन समुद्र में ये भरती ओहोटी, हाई टाइड और लो टाइड ये जो होते रहते हैं, उसका मुख्य कारण मंथन ये है। पृथ्वी की अपनी खुद की गति, खुद से एक चक्कर लगाना अपने ही इर्द गिर्द इस प्रकार से, और सूर्य की चक्कर लगाना। तो ये जो दो गतियां हैं, उसके आधार पर जो हलचल, क्षोभ हो जाता है विशेषतः पानी में इस प्रकार का, वो इस प्रकार से हाई टाइड और लो टाइड का कारण है। और ये मंथन के जरिए इस प्रकार से फेन उसमें निर्माण होता रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए खास करके लंग कैंसर में मैंने समुद्र फेन का ज्यादा प्रयोग किया है, लेकिन बाकी भी कैंसर्स में जहां लेखन की आवश्यकता है वहां पे किया है। और विषपित्तघ्ना जब केमोथेरेपी चलती रहती है या फिर उसके साथ में रेडिएशन चल रहा है, तो उसमें ये समुद्र फेन अच्छी तरीके से काम करता है। तो कफ और पित्त दोनों के लिए अच्छा है। कदम्ब शिशिरो ग्राही कषाय लवणो गुरु निहंत योनि दोषास्त्र कृच्छ्रदाह विषव्रणान् शीतवीर्यं तत्प्रवालं कषायं दीपनं लघु रक्तपित्तातिसारग्नम् अरोचक विनाशकम् अम्लं तस्य फलं रुच्यं वीर्योष्णं श्लेष्मलं गुरु पक्वं वातहरं साम्लं कफपित्त प्रकोपणम्। कदम्ब का मैंने तो प्रयोग नहीं किया है इस प्रकार से, लेकिन योनि दोष अश्रु ये बात बताई गई है। तो शायद कदम्ब का क्या मिलता है मुझे पता नहीं है। अगर उसकी छाल का चूर्ण उपलब्ध होता है तो खास करके सर्वाइकल कैंसर और यूटेराइन कैंसर में इसका प्रयोग सोच सकते हैं। और शिशिर ग्राही और लवण, ये अजब है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, कषाय भी है और लवण भी है इस प्रकार से। शीतवीर्य है। तो पोस्ट मेनोपॉजल जो इस प्रकार के यूटेराइन कैंसर पाए जाते हैं, या कुछ हद तक ओवेरियन कैंसर के बारे में भी उसके बारे में सोच सकते हैं। तो कदम्ब अगर मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मैं प्रयोग नहीं कर रहा कदम का इस प्रकार का। इक्षु दीर्घच्छद प्रोक्त तथा भूमि रसोपि च गुणमूलो अस्य पत्रश्च तथा मधु तृणस्मृतः इक्षवो रक्तपित्तघ्नाः बल्या वृष्याः कफप्रदाः स्वादुपाकरसात् स्निग्धा गुरवो मूत्रला हिमाः। तो इक्षु तो काफी प्रचलन में इस प्रकार का है, लेकिन अभी का इक्षु जो बाजार में मिलता है वो सभी हेवी, इसमें यूरिया वगैरह का प्रयोग होता रहता है। पानी बहुत मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, तो हमारे हिसाब में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी कुछ लोग नेचुरल फार्मिंग में इक्षु का प्रयोग कर रहे हैं और सिर्फ गुड़ बनाते हैं, वो कारखानों में नहीं देते इस प्रकार के। तो वैसे ये मधुर रस मधुर विपाक कफ देने वाला, कफ निर्माण करने वाला वृक्ष बल्य इस प्रकार का है और मूत्रल है। खास करके सीकेडी में इक्षु मूल, इस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग में लाया जाता है, उसका काढ़ा बना के या उसका फिर घनसार बना के मैं सीकेडी के मरीजों में प्रयोग करता हूँ। कैंसर में मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है क्योंकि आसानी से उपलब्ध नहीं है। जो नैसर्गिक इक्षु है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। काश काशेक्षुरुद्दिष्ट सस्याद इक्षुरसस्तथा, तो काश को भी इक्षुरस कहा जाता है। इक्ष्वालिका इक्षुगंधा च तथा फोटोगल स्मृता, लेकिन कुश काश वगैरह सब तृण विशेष ये भी है इस प्रकार से। काशस्यान् मधुरस् तिक्तः स्वादुपाको हिमस्सरः मूत्रकृच्छ्राश्म दाहास्र क्षय पित्तज रोगजित। तो ये रक्त पित्त शमन करने वाला
इस प्रकार का पित्तज रोगों में, और मधुर तिक्त मधुर विपाक शीत वीर्य सर इस प्रकार का है, और मूत्र कुरुचरा अश्मरी वगैरह में उपयुक्त है। तो एक काश अलग मिलता है ये मालूम नहीं है मुझे, बाजार में मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रकार से, लेकिन अगर मिलता है तो इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। ऐसा होगा। इक्षुरक कोकिलाक्षस्तु काकेक्षुः इक्षुरः क्षुरकस्क्षुरः भिक्षुकाण्डेक्षुरप्युक्तः इक्षुगन्धेक्षुवालिका क्षुरकः शीतलो वृष्यः स्वाद्वं लक् पित्तलस्तथा तिक्तो वातामशोथाश्म तृष्णा दृष्टनिलास्रजित्। तो ये वातरक्त में खास करके और वात व्याधि में अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। छुप है, आसानी से उपलब्ध है, फिर भी इसमें एक पिच्छिलत्व है। अगर पाउडर करके भी उसका प्रयोग किया तो भी ये पिच्छिलत्व प्रतीत होता है और लोगों को कुछ अजीब सा लगता है। तो मैंने पहले पहले इसका प्रयोग किया था, लेकिन ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अभी कोकिलाक्ष कषाय में प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, नहीं तो जिसमें ये पिच्छिलत्व इस प्रकार से प्रतीत नहीं होता है। लेकिन पिच्छिल का दूसरा भी फायदा है, पिच्छिलो जीवनो बल्यः, ये बात बताई गई है कि ये पिच्छिल गुण ये जीवन और बल्य इस प्रकार का बताया गया है। तो उसको उस दृष्टि से प्रयोग कर सकते हैं। और कोकिलाक्ष का निर्यूह ये अकेला वातरक्त में बताया गया है, और वृक्ष्य है। दूसरी एक अहम बात इसमें है कि ये वाजीकरण है, तो उस दृष्टि से इक्षुरक का प्रयोग किया जा सकता है, ये बात सही इस प्रकार की है। उशीर जो है पाचनम शीतम स्तंभम लघु तिक्तकम मधुरम ज्वरन द्वांति मदजित कफ पित्तरुत तृष्णास्र विसर्प कृच्र दाह व्रणापहम। तो ये शीतवीर्य प्रमुखता से है, और खास करके पित्त का अनुबंध अगर कैंसर बाकी मरीजों में है तो उसमें उशीर का प्रयोग अच्छी तरीके से हो सकता है, आसानी से उपलब्ध इस प्रकार का है। और खास करके ग्रीष्म ऋतु में मटके में पानी रखना और उसमें उशीर डाल के रखना, वालक जो है वो डाल के रखना, उसको अच्छा सुगंध भी आता है और शीतवीर्य उसका जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो जहां पित्त का अनुबंध ज्यादा है उन सभी विकारों में उशीर का प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है, ये अच्छा काम करता है। अभी मैं शुक्र शोधन गण को उसी के काढ़े की भावना देकर उसका भी प्रयोग कर रहा हूँ। शुक्र शोधन गण ऐसा ही पूरा इस प्रकार से दृष्टि से देख के, और सभी मरीज में कुछ ना कुछ तो शुक्र शोधन गण का औषध डालना ही है। तो जितनी बार दवा देते हैं 3-4 बार इस प्रकार से, उन सभी में शुक्र शोधन गण या शुक्र शोधन वाली दवाइयाँ इसका प्रयोग मैं कैंसर के हर मरीज में करता हूँ। उसके साथ में हीरक भस्म भी होता है और धातुपाचक होते हैं। तो दूष्य का भी निश्चय कर लेते हैं कि स्रोतोदृष्टि कारण स्रोतोदृष्टि लक्षणों को ध्यान में रखते हुए दूष्य कौन सा है ये देख लेते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो धातुपाचक, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक वगैरह है उनका प्रयोग हर मरीज में करते हैं। अवयवों के आधार पर भी इस प्रकार से बात हो सकती है। तो शोणितवेन प्रभा फुफ्फुसः या कफशोणितम आसानाम सारा जिह्वा प्रजायते वगैरह वगैरह। इस प्रकार से जिह्वा का अगर है तो मांस पाचक और रक्तपाचक देना ही है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से शुक्र शोधन गण का विशेषता कैंसर में प्रयोग में करता आ रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 50-60 वर्षों में यह पूरा परिवर्तन जो खेती में आया है
तो शुक्रम दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम, ये बात जो कही गई है, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए सभी पुरुषों को या सभी मनुष्यों को शुक्रशोधन गण का प्रयोग अभी करना चाहिए, ऐसा है। चाहे कैंसर हो गया हो या नहीं हो गया हो, इस प्रकार से कि शुक्र की दृष्टि खास करके हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हो गई है, शुक्र से साक्षात संबद्ध इस प्रकार से HIV एड्स वगैरह इस प्रकार के हो, फिरंग उपदंश इस प्रकार की बीमारियां हो, या इनफर्टिलिटी की समस्या इस प्रकार की हो पुरुषों में या स्त्रियों में, इस प्रकार से, तो स्निग्धम मांतम विरिक्तं च निरूढ़ मनवासितम योजे शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती, ये वाग्भटाचार्य का कहना है। तो वमन विरेचन निरूढ़ निरूढ़ बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, इन सभी का प्रयोग करना है, ऐसा वाग्भटाचार्य कहते हैं। और फिर उसमें अगर शुक्र शोधन गण से जुड़े औषधियों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और खास करके कैंसर के मरीजों के जो बेटी बेटे होते हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि आप एक बार हिस्ट्री पूरी दे देंगे, उनका जीवन शैली के बारे में बताएंगे और उसमें क्या परिवर्तन लाना है ये हम उनको बता सकते हैं कि ये चेंजेस करो, और खास करके नैसर्गिक अन्न खाना ये सभी के लिए अनिवार्य इस प्रकार का बताते हैं। और फिर उनमें कंसेप्शन से पूर्व धातुपाचक का डोज, तो मेरा डोज बहुत ही कम होता है, 125 मिलीग्राम या उससे भी कम डोज होता है, और धातुपाचक भी भावित होते हैं तो डोज और भी कम होता है इस प्रकार से। हाँ, तो भावित धातुपाचक भी मिलते हैं कुछ लोग बनाने वाले, इस प्रकार से है। तो मेरे डोज बहुत ही कम रहते हैं सभी मरीजों के, केवल कैंसर के ही नहीं, इस प्रकार से। जो निदान किया जाता है, जो कॉम्बिनेशंस की जाती है, उसके आधार पर उसकी यशस्विता रहती है। तो इस प्रकार से धातुपाचकों का प्रयोग इन सभी में करना, ये भी एक अहम मुद्दा है। और केवल दूध पे रखना, देसी गाय के दूध पर। मेरे कोर्सेस है इसके बारे में, galgilayurved.com करके वेबसाइट है, तो उसमें एक फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स इस प्रकार के है। मेरी किताब है कैंसर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, मराठी और अंग्रेजी दोनों है। अब दोनों के ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं। हमारी एक मरीज के पति ने इसमें काफी सहायता दी है, उन्होंने अच्छे तरीके से उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल दिया है। वैसे इसका मूल कारण अभी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, तो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, या मराठी में आयुर्वेदीय जीवन शैली आरोग्याची गुरुकिल्ली, ये मेरी किताबें इस प्रकार के है। और एक इम्प्रसारण इंटरनेट रेडियो करके अमेरिका कैलिफोर्निया में है, कुपरटिनो में, वहां मेरी काफी मुलाकातें मराठी में विशेषता हुई थी, करीबन 20 एक मुलाकातें हुई थी। अभी हाल ही में एक नई मुलाकात वहां पे चल रही है, तो वो भी मराठी में है, कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन, इस प्रकार से। मैं एक नई वेबसाइट मैंने लॉन्च किया है, cancerholisticguidance.com। तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर देखो, अगर नहीं मिलता है तो फिर सुश्रुत से कांटेक्ट करो। विश्राम बापट करके है, उन्होंने ये किया है, उनके भी चैनल पे ये किताब होंगे इस प्रकार से, ऑडियो बुक्स होंगी इस प्रकार से। तो अभी की जो मुलाकात हुई है वो cancerholisticguidance.com करके वेबसाइट लॉन्च की है, उसके बारे में है।
और मुझे आश्चर्य लगा कि 38 लाख लोगों ने ये मुलाकात देखी है। तो इसकी पहुंच पूरे विश्व भर में, खास करके मराठी लोगों में। हाँ, तू देऊन टाक. आईकडे दिले होते मी पैसे 10,000 रुपये देऊन ठेवले होते. आईशाकडे आहे, तिला म्हणा ती कुठे आहेत बघते. तो iprsaran.com, उसमें मुद्दा ये है कि कैंसर का निदान होते ही तुरंत आयुर्वेद की सलाह कम से कम ले और कम से कम लाइफस्टाइल को चेंज करें, नैसर्गिक खाना खाना शुरू करें, देसी गाय का दूध शुरू करें, योग शुरू करें। तो फिर इसमें काफी राहत इस प्रकार की आएगी। और साथ तो एक में ग्लोबल नेटवर्क वैद्य है जिन्होंने ये 2 कोर्सेज जो है, फाउंडेशन कोर्स एंड इन-डेप्थ कोर्स, gadigalaayurveda.com कर है। तो ये दोनों पूरे किए हैं। इस प्रकार से 50-60 वैद्य है भारत भर में, महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो उनके जरिए ये बात इस प्रकार के हो सकती है। तो जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो जरूर शामिल हो जाए। हमारा सुबह हर रोज एक वाचन चलता रहता है। instituteofayurveda.com इसी गो टू मीटिंग प्लेटफॉर्म पर ही है इस प्रकार से। ओके, प्लेलिस्ट अभी है इसमें, तो ये जरूर फोटो खींच के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक हम हर रोज 4 दिन चरक संहिता पढ़ रहे हैं और 2 दिन अभी रसरत्न समुच्चय चल रहा है। तो उसमें ज्वाइन हो जाए, ये फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं है। केवल रविवार और अमावस्या के दिन ये बंद रहता है इस प्रकार से। तो जरूर इसमें अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो ये ऑडियो बुक लिंक है या तो जरूर उसको ज्वाइन करेंगे। तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपके अगर कुछ सवाल है तो मुझे खुशी होगी रिप्लाई देने में, लेकिन टाइप करें तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, नहीं तो फिर यहीं पे रुकते हैं। मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि इस व्याख्यान के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। पहले हम दोषों का पाचन करके फिर दीपन अनुलोमन देते हैं। तो रसपाचक, रक्तपाचक, इन पाचक में कुटकी तो इसे बाद में यूज करना है, या कुटकी तभी पाचन करके दोषों का बाहर निकाल के इस ऐसे समझे। संयोग का परिणाम अलग होता है। अगर तुम कुटकी अलग तरीके से प्रयोग करते हो अकेली इस प्रकार से, तो उसका नतीजा अलग होगा। और जब एक पाचक के रूप में, धातु पाचक के रूप में कुटके का प्रयोग होता है तो ये संयोग का परिणाम होता है। और मायवारू सर का कहना था कि ये उन धातुओं में स्थित दोषों का पचन करते हैं और इसलिए केवल ज्वर, विषम ज्वर में उनका प्रयोग नहीं करना है, बाकी रोगों में भी जब जब इस प्रकार से धातुओं में स्थित दोष है तो उसमें ये निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते, धातुपाचक प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी मरीजों में उसका प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से। सीकेडी मध्ये इक्षु रस बोले, इफ पेशेंट हैविंग डीएम एनी एड मेडिसिन और ने, अगर डायबिटीज है उसको तो शायद इक्षु मूल का प्रयोग कर सकते हैं, इक्षु का प्रयोग नहीं करेंगे। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है तो आसानी से कर सकते हैं इक्षु रस का भी, लेकिन इक्षु नैसर्गिक होना है तभी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर भी प्रमाण वगैरह देखना है, गुरु है वैसा वो। तो
पचन की समस्या अगर है तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। ऑटिज्म के पेशेंट में शुक्र शोधन कषाय का यूज कर सकते हैं, इसका विचार कैसे करें? अभी ये मैंने इसका प्रयोग ज्यादा नहीं किया है। ऑटिज्म में व्यक्ति भवति मासेस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धादेश वक्तिनी बाहो सर्व सूक्ष्मांग जन्म च सममेव च मूर्धादेर ज्ञानम च सुख दुःखयो। ये तृतीय मास में सुख दुख का ज्ञान ये निर्माण होता है मूर्धा वगैरह के साथ में, इस प्रकार के बताया गया है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जिन रोगों का गर्भावस्था से संबंध है, तो जिस मंथ का संबंध है उस मंथ का जो काढ़ा बताया गया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका कल्प मिलता है या गुटी मिलती है उसकी, तो उसको साथ में जोड़ते हैं। और गर्भपाल रस मास प्रथम आरभ्य नवो मासांतमेव च ये बताया गया है, तो उसका भी प्रयोग करते हैं और फलघृत का प्रयोग उसके साथ में करते हैं। तो काफी कंजेनाइटल डिसीजेस में मैं ये करता रहता हूँ। ऑटिज्म में खास करके तृतीय महीने का इस प्रकार का ये, और फिर चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम इसमें भी अगर विकृतियां है तो सभी का प्रयोग शायद हो सकता है। इसमें भी दो प्रकार से चलता है, सभी का एक साथ प्रयोग करेंगे, नहीं तो पहले एक महीने के लिए तीसरे मंथ का, फिर चौथे मंथ का, इस प्रकार का भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वी हैव सप्लायर ऑफ देसी गोदुग्ध, लेकिन वो इवनिंग में मिल्क निकालते हैं और मॉर्निंग में सप्लाई करते हैं, ये सही तरीका है क्या? बिकॉज बोथ वर्क नॉट पॉसिबल फॉर अर्ली मॉर्निंग। अभी ऐसा है ये अगर शाम को आपको दूध मिल सकता है, वो लेके लाके देता है तो बढ़िया बात है। नहीं है तो कम से कम सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में रखना, उसको पाश्चराइज मत करना। अभी ये भी हो गया है, कुछ लोग हमारे घर पे भी एक दूध आता है वो पाश्चराइज आता है, तो वो बोलते हैं नहीं वो खराब हो जाता है तो नहीं रख सकते इस प्रकार से। तो कम से कम केवल ठंडा करके रखते हैं तो ठीक रहेगा। शाम को अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। The way to milk helps in cancer as per experience, can gomutra and gomaya be used? If it can be used, how should it be used? Advised. गोमूत्र और गोमय दोनों कफघ्न है, उष्णवीर्य है और पित्त में तकलीफ देते हैं। तो वास्तव में जो गव्य चिकित्सक है उनको ज्यादा बहस गोदूध के बारे में करनी थी, लेकिन वो सभी तो गोमूत्र के पीछे पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका रोल लिमिटेड है। कफ प्राधान्य है, अग्निमांद्य है, या फिर शोधन की आवश्यकता है तो ही गोमय गोमूत्र का प्रयोग करेंगे, और वो भी बेहतर ऑप्शन पंचगव्य घृत वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आजकल जो यंग बॉयज बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें इनफर्टिलिटी मिलती है, इसमें कैसे विचार करेंगे? ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है नहीं है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है इस प्रकार के, लेकिन वो जो अपनी तरीके से खुराक देते रहते हैं इस प्रकार के बॉडी बिल्डिंग के लिए, खास करके अंडे, तो ये अंडा ये तो हार्मोनल प्रोडक्ट ही है। जो आमतौर पर अंडे खाए जाते हैं वो हार्मोनल प्रोडक्ट है। देसी अंडे का प्रयोग होता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन गुरुनी अंडा नहीं इस प्रकार का हमारा निर्देश है, ग्रंथों का निर्देश है। तो ये चीज पनीर वगैरह सभी बातें जो बताते रहते हैं हाई प्रोटीन डाइट करने के लिए, ये भी शायद एक विरुद्धांग होने के जरिए तकलीफ वाला हो सकता है, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। बरीच द्रव्य संदिग्ध आहेत सर, तर पर्यायी द्रव्य कुठली घ्यावी? जिनको संदिग्ध है वो छोड़ देना, अगर पर्यायी मिलता है तो लेना है, नहीं मिलता है तो उसके बारे में सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। कैंसर में नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू एबनॉर्मल सेल, सो कैन वी यूज संज्ञा स्थापन गण? मुश्किल है थोड़ा सा।
एक मोह की बात की जाती है कि इसमें इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता कि एबनॉर्मल सेल शरीर में बढ़ रहे हैं, और इसलिए वो अटैक नहीं करती क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो पता नहीं चलता कि ये चल रहा है, कि एबनॉर्मल सेल्स निर्माण हो रहे हैं इस प्रकार से। और दूसरी बात है कि जो हमारा इम्यूनिटी का मूल कार्य है, डब्ल्यूबीसी का जो मूल कार्य है कि इस प्रकार से अगर विकृत सेल्स है तो उनको नष्ट करना, तो उनको मोह जैसा हो जाता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करती है इस प्रकार से, और इसलिए इसमें मेध्य रसायन का प्रयोग करना है, ऐसा एक प्रचलन है। तो क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ये आसान है काफी, कि यष्टि मधु का चूर्ण और दूध के साथ लेना है तो मेध्य रसायन इस प्रकार से बताया जाता है। भगवत गीता जो बताई गई वो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए बताई गई। तो भगवत गीता का अध्ययन इस दृष्टि से मोह को दूर करने से एक अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, नहीं तो वेद्य रसायनों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे तो शायद एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। संज्ञा स्थापन का मुश्किल है थोड़ा सा सोचना। शुक्र क्षय, ओलिगोस्पर्मिया में शुक्र शोधन का यूज कैसे करें? शोधन की बात एक अलग है, शुक्र रेचन ये एक अलग बात बताई। जाति फलम स्तंभकम स्यात्, और कंटकारी जो है वो शुक्र रेचन बताई गई है, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए कंटकारी का। या शुरू में अशुद्ध शुक्र को बाहर निकाल देने के लिए कंटकारी का प्रयोग कर सकते हैं, और बाद में वैसे रसायन चिकित्सा की आवश्यकता ज्यादा है उसके साथ में शुक्र शोधन गण का प्रयोग अगर करते हैं तो बेहतर तरीका इस प्रकार का रहेगा। प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस आयुर्वेदानुसार काय विचार कराओ? ये काफी अलग अलग सवाल आ रहे हैं। इसमें अधीरत्व होता है तो कोलटकर सर धीरा नाम से गुड़ुची या विदारी का प्रयोग करते थे, और ये मानस भाव से जुड़ा है तो थोड़ा आश्वासन देना जरूरी इस प्रकार का होता है। साइकोलॉजी एस्पेक्ट पर इश्वा कौन सा है? इस्मा सर यही महाकषाय का, शुक्र रुद्र महाकषाय का अनुभव सर। ये काफी बड़ा विषय है। जिन द्रव्यों के बारे में इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट भावों के बारे में बात की गई है कि शस्तम धी स्मृति मेधाग्नि बलाय शुक्र वगैरह वगैरह, बालवृद्ध प्रजा कांति कुमार स्वराट, तो मेधा अग्नि वगैरह ये भाव स्मृति इस प्रकार के, इसके लिए घी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे द्रव्यों को ढूंढे जो इस प्रकार के मानस भावों पर काम करते हैं और फिर उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा देखा कि बॉर्न के टाइम एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स किड नॉर्मल होता है और बाद में ऑटिज्म डेवलप होता है या सिम्टम्स दिखते हैं, तो ऐसे किड्स में क्या करें, क्या कर सकते हैं, ये एक अलग ही बात है। और ज्यादातर कारणों को ढूंढना है। यहाँ ग्रह बाधा भी होती है। अभी श्मशान हमारे सिटी एरिया में आ गए हैं, और खास करके संध्या समय में श्मशान से नजदीक से गुजरना वगैरह वगैरह, और अशुचि होना उस समय में, रजस वाला अवस्था है वगैरह, इस प्रकार से ऐसे कुछ मरीज दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। और मानसिक भाव वगैरह को भी देखना पड़ेगा। तो हर ऑटिज्म केस केवल इस प्रकार से नहीं हो गई। इज लेक्चर ऑडिबल? कौन सा लेक्चर ऑडिबल? आपण ऑलरेडी हायब्रिड द्रव्यांचे सेवन केलेले आहे, तर प्रिकॉशन म्हणून आपण और मुलांसाठी काय घेऊ शकतो का
लाईक यष्टी चूर्ण आणि गोदुग्ध असं काही. सुवर्ण सिद्ध क्षीर हम खुद लेते हैं हर रोज, सुवर्ण सिद्ध जल भी लेते हैं. तो ये अच्छा खासा रसायन है, विषग्न है सुवर्ण. तो वो प्रचलन में रखे शतावरी कल्प भी ले सकते हैं. सूक्ष्मगण सगळ्यांनी घ्यावे असे सांगितले तर सतत घ्यावे की एखाद्या ऋतूत फक्त काही दिवस घ्यावे. प्लीज गाइड. ये अलग अलग रहेगा. अगर कुछ बीमारियां होने की संभावना है तो लेना ही है, नहीं तो हर व्यक्ति के अनुसार वो अलग अलग इस प्रकार का करेंगे. शुक्रशोधन महाकषाय व्हेन टू टेक, टाइम एंड डोज. हम तो पुड़ियों में देते हैं, कषाय नहीं देते इस प्रकार से. तो पुड़ियों में द्रव्य मिलाकर देते हैं. लेना है तो कषाय की परिभाषा से लेना है, ज्यादा बेहतर है. मूत्रातिसार संप्राप्ति विचार कसा, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे. तो वात और बाकी दोषों का विचार उसमें करने पड़ेगा, और ज्यादा पानी पीना ये भी कारण होगा. प्लीज गाइड आइडियल दिनचर्या इन शॉर्ट सो एज टू गाइड पेशेंट वर्किंग इन शिप ड्यूटी. मेरी किताब देखो, ये आयुर्वेदिक जीवनशैली आरोग्याची कुटुंबी या फिर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, इसमें ये सभी मुद्दे आए हैं. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हम रुकते हैं और एक प्रार्थना हम करते हैं, वो करेंगे और रुकेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो ही नूनम. सुबह के लेक्चर में ज्वाइन हो जाना, वो बेहतर ऑप्शन है.